भाई सोचो, तुम किसी लड़की को दिल से चाहते हो और वो सीधा तुम्हारे दोस्त को ही प्रपोज कर दे, वो भी हर बार। ऐसा ही होता है इस बंदे के साथ। बॉडी बड़ी थी, फेस नॉर्मल था, लेकिन दिल एकदम सोना। सब उसके स्मार्ट दोस्त पे फिदा थी और ये बंदा चुपचाप सब कुछ झेलता रहता। कभी कभी सोचता क्या मेरे जैसे को कभी बंदी मिलेगी कि नहीं। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला के रख देता है और भाई उसी दिन से उसकी कहानी बदल जाती है। कैसे, ये तो तुम्हें देखने में पता लगेगा। स्टोरी स्टार्ट होती है स्कूल फेयरवेल से, जहाँ सारे बच्चे रो रहे होते हैं और तभी हम अपने मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है ताकेओ। ताकेओ से उसके दोस्त आके कहते हैं कि उन्हें इसकी बहुत याद आएगी और वो उसे एक कोड देते हैं जिसपे उनकी यादें लिखी होती है। हाँ यार, हमने भी फेयरवेल में किया था ना, ठीक वैसे ही। ताकेओ उन्हें गुड बाय कह के दौड़ता है उससे मिलने के लिए जिसे वो लाइक करता था और ग्रेजुएट होने से पहले वो उससे अपनी दिल की बात कहना चाहता था। ताकेओ उसको पागल की तरह ढूंढ रहा होता है और तभी उसकी नजर एक क्लासरूम में पड़ती है जहाँ वो लड़की जिसे ताकेओ लाइक करता था वो उसी के बेस्ट फ्रेंड को कन्फेस कर रही होती है। सुनाकावा, I really like you. Do you like me? नहीं, बिल्कुल नहीं। I don't like you. ये सब देख ताकेओ शॉक हो जाता है और तभी सुनाकावा ताकेओ के साथ घर जाने लगता है और यहाँ ये लड़की के रिजेक्शन से प्राणी निकल गए होते हैं। फिर रास्ते में हमें ताकेओ बताता है कि सुनाकावा उसका बचपन का दोस्त है। इनफैक्ट वो दोनों सेम ही अपार्टमेंट में रहते हैं और उनकी मॉम भी आपस में बेस्ट फ्रेंड्स है। और अभी जो हुआ वो कोई नई चीज नहीं थी, ये उसके साथ बचपन से होता आ रहा है। ताकेओ जिस भी लड़की को पसंद करता है वो लड़की सुनाकावा को प्रपोज कर देती है, बार बार लगातार। और उसकी एक ठोस वजह भी है। सुनाकावा ताकेओ से दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और कूल भी है। यार तुम ही देख लो इनके बीच का डिफरेंस। वो ट्रेन से घर जा रहे होते हैं और तभी सुनाकावा एक लेडी को सीट ऑफर करता है और ये ताकेओ को बहुत कूल लगता है। ताकेओ भी ऐसा करते हुए एक बूढ़े अंकल को सीट ऑफर करता है, लेकिन इसे तो अंकल भी इग्नोर कर देते हैं। और तभी सुनाकावा बताता है कि एक आदमी लड़की को गलत जगह पे टच कर रहा है। ये देख ताकेओ जाकर उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। क्यों बे, लड़कियों को छेड़ता है? और वो लड़की रोते हुए कहती है थैंक यू। और उस लड़की को देखते ही ताकेओ उस पे पिघल जाता है। वो तीनों स्टेशन पे उतर के उसे पुलिस के पास लेके आते हैं। सर, ये बदमाश इस लड़की को छेड़ रहा था। ठीक है, अब तुम छोड़ो तो इसे। जी सर। ताकेओ के छोड़ते ही वो बदमाश ताकेओ पे ही आरोप लगाने लगता है। सर आपको पता है ये राक्षस ने मेरा हाथ ऐसे ऐसे घुमा दिया, पकड़ लो इसे। ताकेओ उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है, उसे जोरदार पंच मार के दीवार में चिपका देता है। और तभी वो लड़की भी कहने लगती है सच में इस बदमाश ने मुझे गलत जगह पे पकड़ा था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे जहाँ सुनाकावा और ताकेओ बैठ के बात कर रहे होते हैं और तभी ताकेओ की मॉम आके कहती है ताकेओ तुमसे कोई लड़की मिलने आई है। वो जल्दी जल्दी अपना फैला हुआ रूम साफ करने लगता है। साफ क्या कर रहा था, वो सब समेट के अनवाड़ी में ठूस रहा होता है। और इसी बीच वो लड़की आ जाती है। वो अपना नाम बता के कहती है मेरा नाम यामाटो है और कल मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। उसे देख ताकेओ उसमें खो जाता है और मन में कहता है ये मुझे पसंद है। तभी सुनाकावा उठ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यामाटो घबरा के उससे कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? ताकेओ यामाटो की घबराहट देख मन में सोचता है फिर से नहीं, लगता है इसे पसंद करती है। तभी यामाटो बताते कि वो अपने साथ एक चीज केक लाई है जिसे वो सबके साथ शेयर करके खाना चाहती थी। ताकेओ थोड़ा सीरियस टोन में कहता है सच में? यामाटो परेशान होके कहने लगती है तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना, कैसे मैं केक लेके तुम्हारे घर पे आ गई। और तभी वो केक खाते और ताकेओ को केक बहुत टेस्टी लगता है और वो सारा केक अकेले ही खा जाता है। तभी सुनाकावा कहता है कि उसे अपने घर चलना चाहिए और ये देख यामाटो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देख ताकेओ को दोबारा शक होता है। वो उन्हें बाय कह के अपने रूम में जाते हुए सोच रहा होता है एक लड़की, नहीं प्यारी लड़की जिसकी मैंने हेल्प की और रिटर्न में उसने मुझे केक खिलाया, बस और कुछ नहीं। ताकेओ अपनी स्माइल के पीछे अपनी फीलिंग छुपा रहा होता है। वो अंधेरा करके रूम में बैठा होता है और तभी उसे सेल फोन रिंग होने की साउंड आती है। वो देखता है और ये उसका फोन नहीं बल्कि एक पिंक सेल फोन होता है और उस पे कॉल आ रहा होता है। वो कॉल को रिसीव करता है और कॉल पे यामाटो होती है। ओह गॉड, मैं यामाटो, मैं अपना फोन वहीं भूल गई हूँ, क्या मैं लेने आ जाऊँ? ताकेओ रात का वक्त देख के उससे कहता है कोई ना, स्ट्रेस मत लो, मैं तुम्हें पार्क में कल ये फोन वापस दे दूंगा। और ताकेओ मन में सोच रहा होता है क्या मेरी स्टोरी का डी एंड अभी बाकी है। नेक्स्ट डे ताकेओ सुनाकावा को यामाटो का फोन ऑफ कर रहा होता है। क्या तुमने नया फोन लिया है? नहीं, ये यामाटो का फोन है, वो ये कल भूल गई थी और अब हम उसे ये फोन वापस देने जा रहे हैं। लेकिन मैं क्यों जाऊँ? ताकेओ उसे पकड़ के कहता है तुम्हें भी चलना होगा, क्योंकि ताकेओ को ऐसा लग रहा होता है कि यामाटो सुनाकावा से मिलना चाहती है और वो इसे पसंद भी करती है। दोनों पार्क पहुंचते हैं जहाँ पहले से यामाटो उनका वेट कर रही होती है। उन्हें देखते ही वो फिर से उनसे माफी मांगने लगती है। ताकेओ उसे शांत करवा के कहता है अरे अरे कोई नहीं, ये लो तुम्हारा फोन। यामाटो इस बार भी उनके लिए कुछ लाई होती है और ये चीज ताकेओ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अरे इतनी डिलीशियस चीज, नाम क्या है इसका?
इसे मैक्रोन्स कहते हैं। ये और लास्ट टाइम वाला केक मैंने खुद बनाया था। ये सुन ताकियो शौक होके कहता है, क्या ये होम बेक है? होममेड होता है। और तभी ताकियो यामाटो को घूरने लगता है। लिटरली वो उसके बहुत ही ज्यादा पास होता है। यार तुम उसका पर्सनल स्पेस क्यों तोड़ रहे हो? और यामाटो इधर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है। ताकियो यामाटो से पूछता है, तुम हर समय इतना ब्लश और नर्वस क्यों रहती हो? क्या तुम्हें सुनेकावा पसंद है? यामाटो नर्वस होने के कारण कुछ भी नहीं कह पाती। और तभी ताकियो खड़ा होकर कहता है, मैं अभी टॉयलेट से आया। हम ताकियो को देखते जो कि अपने सिर को पानी में भिगा रहा होता है और मन में सोचता है कि शायद यामाटो का दिल किसी ने तोड़ा है और वो अपना दुख छुपाने के लिए हमेशा ब्लश करती रहती है, नर्वस रहती है। और इधर हम देखते हैं कि ताकियो उनके पास भीगता हुआ वापस आता है, जिसे देख वो दोनों उसे जल्दी जल्दी पोंछने लगते हैं। ताकियो वहाँ खड़ा होकर सोच रहा होता है, मैं इसकी थोड़ी सी मगर हेल्प करना चाहता हूँ, और इसलिए ताकियो उसे फिर से कुछ बेक करने को कहता है ताकि उसका सैडनेस कम हो सके। ये सुन यामाटो खुश होकर कहती है, तो फिर ठीक है, मैं जल्दी कुछ बनाऊंगी। फिर वो उन्हें बाय कह के जाने लगती है। और इधर ताकियो और सुनेकावा भी अपने घर के लिए निकल गए होते हैं। और उनकी बातों के बीच सुनेकावा बताता है कि यामाटो बहुत अच्छी लड़की है। और ये सुन ताकियो वहीं खड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार है कि सुनेकावा ने किसी लड़की के लिए ऐसा कुछ बोला हो। और तभी यामाटो पीछे से आके ताकियो को पकड़ लेती है और बहुत ही ज्यादा हाफ रही होती है, क्योंकि वो वापस दौड़ते हुए आई होती है। ताकियो कहता है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? वो क्या है कि मुझे तुम्हारे ईमेल आईडी चाहिए तुमसे बात करने के लिए और दोबारा तुमसे मिलने के लिए। ये सुन ताकियो मन में सोचता है, तो क्या ये इसलिए वापस आई है, बस मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए? ताकियो उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसकी क्यूटनेस में खो जाता है। पहले ताकियो उसे हैंकी देता है पसीने को पोंछने के लिए और फिर उसे फोन नंबर देके बाय कहता है। और अगले दिन स्कूल में ताकियो सुनेकावा को घूर रहा होता है, स्कूल के बाहर, रास्ते में, मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो में, और अब घर पे बैठ के सोच रहा होता है कि सुनेकावा को वो बचपन से जानता है। और अब उसे पता लगा कि हर दिन सुनेकावा हैंडसम और भी ज्यादा कूल होता जा रहा है। और इतने पक्के दोस्त होने के बावजूद उसने कभी अपनी लड़कियों के लिए की पसंद के बारे में बताया ही नहीं। ताकियो ठान लेता कि वो जाके खुद उससे पूछ लेगा। सुनेकावा, तुम अंदर हो? तुम रूम में घुसने के बाद ये सवाल क्यों पूछते हो? कुछ बताओगे भी या सिर्फ ये गेटअप दिखाने आए हो? ये जल्दी है, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। क्या तुम्हें क्या करना है? नहीं, तुम्हें बताना होगा। ठीक है, बताता हूँ। क्यूटी, इजी टू अंडरस्टैंड, ब्यूटीफुल, बस। हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसी चाहिए। नेक्स्ट डे स्कूल में सीन शिफ्ट होता है। ताकियो को यामाटो का मैसेज आता है कि उसने उसके लिए कुछ बेक कर लिया है और वो उससे कल मिलना चाहती है। उसके मैसेज को देख के ताकियो मन में सोचता है, इसके टेक्स्ट कितने कलरफुल है। वो उसे ओके का मैसेज सेंड कर देता है और मन में कहता है, यामाटो एक नाइस गर्ल है और सुनेकावा एक नाइस बॉय है, दोनों एक अच्छे कपल बनेंगे। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, ये बंदा इतना अच्छा है, जिस लड़की को ये पसंद करता है उसकी सेटिंग अपने पक्के दोस्त के साथ करवाना चाहता है। लेकिन एक ट्विस्ट इसमें आना बाकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। स्कूल के बाद ताकियो सुनेकावा को अपने साथ लेके जा रहा होता है यामाटो से मिलवाने, लेकिन सुनेकावा को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। और इधर यामाटो पार्क में उनका वेट कर रही होती है अपने बेक किए हुए सचाटोटे के साथ। वो मिलते हैं और ताकियो को सचाटोटे बहुत ही अच्छा लगता है, इतना अच्छा कि वो उसका नाम भी गलत बोल रहा होता है, बिल्कुल मेरी तरह। भाई मेरे भी नहीं बोल पा क्या है ये। और तभी सुनेकावा उनके लिए कुछ ड्रिंक लेने जाता है। ये देख यामाटो भी उसके साथ जाने को कहता है, लेकिन सुनेकावा मना करते हुए कहता है, कोई नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो मैं ले आऊंगा। सुनेकावा के जाते ही ताकियो यामाटो से कहता है, सुनेकावा कूल है और तुम भी उसके बारे में यही सोचती हो ना? ताकियो बताता है कि सुनेकावा और वो 3 साल के थे जब मिले थे और अब तक वो दोनों पक्के दोस्त हैं। ताकियो यामाटो को अपने बचपन की बैड हैबिट बताने लगता है, जिसे सुन के वो ताकियो से नफरत करने लगे और सुनेकावा के बारे में अच्छी चीजें बताने लगता है, जिससे यामाटो उसे और ज्यादा लाइक करने लगे। लेकिन यामाटो हंस के कहती है कि बचपन में हर कोई ऐसा करता था। ये सुन के ताकियो का प्लान चौपट हो जाता है। फिर वो मन में सोचता है, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मुझे दोनों को एक साथ लाना होगा। और तभी सुनेकावा ड्रिंक के साथ वापस आता है और उन्हें ड्रिंक्स देता है। यामाटो उसकी ड्रिंक्स के पैसे रिटर्न करती है, लेकिन सुनेकावा मना कर देता है। लेकिन फिर भी यामाटो की रिक्वेस्ट करने पे सुनेकावा ले ही लेता है पैसे। और साइड से ताकियो का ये मूवमेंट बहुत क्यूट लग रहा होता है। वो मन में यही सोच रहा होता है कि ये दोनों बहुत अच्छे कपल बनेंगे। वो दोनों यामाटो को बाय कर रहे होते हैं और यामाटो ताकियो से कहती है, क्या मैं तुम्हें दोबारा कॉल कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। और खुद से सुनेकावा
सुनेकावा की कांटेक्ट डिटेल यामाटो को शेयर करने को कहता है। यामाटो बाइक के जा ही रही होती है और वहीं कंस्ट्रक्शन साइट से एक बहुत बड़ा आयरन बीम यामाटो के पीछे गिर जाता है और अब वो बीम यामाटो के ऊपर आने ही वाला होता है और तभी ताकेओ अपने फुल पावर से उसकी तरफ दौड़ता है और बीम को पकड़ लेता है और यामाटो को बीम के नीचे दबने से बचा लेता है, लेकिन खुद उसके नीचे फंस गया होता है। जल्दी भागो भागो यहाँ से। सुनेकावा यामाटो को बाहर ले आता है और इधर ताकेओ मन में ये सोच के खुश होता है कि उसने अपने दोस्त और एक सेट लड़की दोनों की लाइफ सेट कर दी और अब ताकेओ वीक पड़ने लगता है और तभी आवाज आती है, थोड़ा जोर लगा पागल। और हम देखते हैं कि सुनेकावा और लेबर्स आ जाती है उसे बचाने के लिए। ताकेओ देखता है कि यामाटो भी अपनी पूरी ताकत से उसकी हेल्प कर रही होती है। मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ। ये देख पता नहीं ताकेओ में कौन सी ताकत आती है, वो इतना बड़ा बीम अकेले उठा देता है जिससे तीनों बच जाते हैं, लेकिन ताकेओ के फेस पे एक छोटा सा कट लग जाता है जिसे देख यामाटो फटाफट अपने पर्स से एक पिंक बैंडेज निकाल के उसके फेस पे लगा देती है और तभी ताकेओ को प्यार का एहसास होता है और उसे ये भी एहसास होता है कि यामाटो उसकी कितनी केयर करती है। यामाटो एक और बार जान बचाने के लिए ताकेओ को थैंक्स बोलती है और अब दोनों एक दूसरे को देख के ब्लश करने लगते हैं और उसी पल के बाद ताकेओ बाफला सा हो जाता है। कभी पोल में सर मार रखा होता है, कभी सीवर में गिर जाता है, कभी दीवार में सिर मार देता है, बिना सिग्नल के रोड क्रॉस करने लगता है क्योंकि भाई को अब प्यार हो गया है। भाई जिन जिन ने भी एहसास महसूस किया है प्लीज कमेंट में बताना कि ऐसा होता है। सीन रात में शिफ्ट होता है। ताकेओ को यामाटो का कॉल आता है ये पूछने के लिए कि उसकी चोट अब कैसी है। ताकेओ बताता है कि उसकी चोट पहले से काफी बेहतर है। आगे यामाटो बहुत नर्वस होके कहती है, अगली बार क्या तुम मुझसे अकेले मिलने आओगे? दोस्तों आई होप आपको ये एनीमे अच्छा लगा हो और आगे इस लव ट्रायंगल को देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैं चलता हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।